वाला है। ये इसीलिए कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण ये मुलाकात है दोनों नेताओं के बीच में, और जो समर्थन है और जो अटकलें लग रही हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। पीएम मोदी से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। प्रदेश से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी से सीएम योगी की मुलाकात हुई है। आपको पता ही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ के दौरे पर थे। मेरठ के दौरे से सीधे वो यूपी सदन आए। उत्तर प्रदेश सदन दिल्ली में रहे और दिल्ली में सदन में यूपी सदन के बाद सीधे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। कहा जा रहा था कि गृह मंत्री अमित शाह से वो मुलाकात करेंगे, लेकिन उनकी मुलाकात हो गई, देखिए, पीएम मोदी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे उनकी मुलाकात हो गई। पीएम मोदी से मुलाकात हो गई है सीएम योगी आदित्यनाथ की। कई मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी से यह मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात, दोनों के बीच में कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली के दौरे से जुड़ी यह खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है। उत्तर प्रदेश, ये उस वक्त की तस्वीर है जब उत्तर प्रदेश सदन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकल रहे थे और सीधे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी की मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है। कहा जा रहा था कि शाम 5 बजे गृह मंत्री अमित शाह से उनका मुलाकात प्रस्तावित है, और लेकिन जो खबर इस बीच आ गई है कि पीएम मोदी से मुलाकात हुई है, गृह मंत्री पीएम मोदी से मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और इस मुलाकात में कई अहम बिंदुओं पर उत्तर प्रदेश के विकास संबंधित तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। समग्र विकास को लेकर कैसे चर्चा हुई है, अभी तो यही खबर मिल रही है कि भाई उत्तर प्रदेश के विकास परियोजनाओं और तमाम बातों को लेकर के ये चर्चा हुई है। लेकिन अंदर खाने की क्या खबर है, क्या और भी मुलाकातें हुई हैं, किन बातों को लेकर के दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई है, वार्ता हुई है, और क्यों नहीं गृह मंत्री अमित शाह से ये मुलाकात हुई है। हो सकता है कि आने वाले समय में जब सीएम योगी आदित्यनाथ रहे तो और भी दिल्ली में, तो और भी नेताओं से मुलाकात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर यही है कि पीएम मोदी से सीएम योगी आदित्यनाथ की ये जो मुलाकात हुई है, बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण ये मुलाकात दोनों नेताओं के बीच में हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष तमाम उत्तर प्रदेश के विजन को रखा है, और ये सौहार्दपूर्ण मुलाकात दोनों नेताओं के बीच में शिष्टाचार भेंट भी हुई है और दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हुई है कई मुद्दों को लेकर के। एक और बड़ी खबर, बीजेपी अध्यक्ष से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की है। नितिन नवीन के आवास पर पहुंच करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे मुलाकात की है। आप समझिए, सत्ता, सरकार और संगठन दोनों के बीच में कैसे तालमेल बैठाना है, उसको लेकर के पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की, और अब संगठन को लेकर के जो बातचीत हुई है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से यह मुलाकात में हुई है। दोनों नेताओं के बीच में आप देखिए, यह मुलाकात बीजेपी अध्यक्ष के आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और वहां पर पहुंच करके उन्होंने पहले नितिन नवीन का सम्मान किया और पुष्पगुच्छ दिया और शिष्टाचार भेंट की, और उसके बाद कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से यह मुलाकात की तस्वीरें हम आपको दिखा दें जो आई है सामने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में उनके आवास पर पहुंच करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बातचीत की है। संगठन को लेकर के बातचीत हुई है बीजेपी अध्यक्ष से।
और बड़ी खबर एक बता दें आपको, मेरठ के NH-58 पर उस समय माहौल भक्तिमय हुआ और कांवड़िया उत्साह से भर गए जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोदीपुरम मेट्रो स्टेशन के सामने बनाए गए मंच से उन पर पुष्प वर्षा की। मुख्यमंत्री अपने निर्धारित कार्यक्रम से करीब आधा घंटा देरी से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचते ही कांवड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से करीब आधे घंटे तक हरिद्वार से गंगा जल लेकर के अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे शिवभक्त कांवड़ियों पर फूल बरसाए और इसी दौरान सड़क पर मौजूद कांवड़ियों ने मुख्यमंत्री के स्वागत और पुष्प वर्षा के बीच अपने डीजे की आवाज जो है वो तेज कर दी। कांवड़िए गीतों पर जमकर झूमते हुए नजर आए। ये देख रहे हैं तस्वीरें, यूपी के मेरठ की तस्वीर, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुष्प वर्षा करके कैसे कांवड़ियों का स्वागत किया, उसके बाद संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा सीएम ने, सुनिए जरा। प्रसिद्ध बाबा ओगड़नाथ मंदिर, गाजियाबाद में बाबा दुखेश्वरनाथ मंदिर, बागपत में पुरा महादेव मंदिर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ही दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, इन सभी राज्यों के भी लाखों शिव भक्त कांवड़िया भी इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं। पूरी श्रद्धा के साथ, उत्साह और उमंग के साथ इस पावन कांवड़ यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आए हुए सभी कांवड़ यात्रियों का मैं प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। उनकी सुरक्षा के लिए और उनके स्वागत के लिए हम सब पूरी तत्परता के साथ तैयार हैं। देव महादेव के प्रति अपनी भक्ति का पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर रहे ये सभी शिव भक्त भक्ति के साथ साथ उस समर्पण के जो सामाजिक एकता का, सामाजिक समता का और राष्ट्रीय एकता का भी उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। जाति पाति से ऊपर उठकर, प्रांत की सीमाओं से ऊपर उठकर, क्षेत्रीयता की सीमाओं से उठकर के हर एक श्वास शिव के नाम और शिवो भूत्वा शिवम चेत के भाव के साथ, शिवत्व के उस भाव के साथ एकाकार करने के लिए सभी शिव भक्तगण इस श्रद्धा के साथ चल रहे हैं। मेरठ में प्रसिद्ध बाबा ओगड़नाथ मंदिर। चलिए सीधे लिए चलते हैं प्रयागराज में। राहुल गांधी इस वक्त छात्रों को गूंज कार्यक्रम संबोधित कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, सुनाते हैं आपको। आइए, अविनाश और अजय दोनों स्टूडेंट्स हैं, इनसे थोड़ा सुनते हैं इनका एक्सपीरियंस क्या रहा है। बताइए। सर मैं यूपीएसआई एस्पिरेंट हूँ। सर मैं यूपीएसआई एस्पिरेंट हूँ और उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई की भर्ती 5 साल के बाद आती है। 2020-21 यूपीएसआई की भर्ती 2020-21 में आई थी। इससे पहले तो उसमें व्यापक स्तर पर घोटाला हुआ था। मैं मानता हूं इस चीज को कि वो भारत की एग्जामिनेशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा घोटाला था। उसमें सैकड़ों एफआईआर दर्ज हुई, 350 से ज्यादा फेक एलिमेंट डमी कैंडिडेट पकड़े गए। हमने सैकड़ों इनको प्रूफ दिए, लेकिन इन्होंने भर्ती को पूरा कर दिया। सर मेरा दरोगा बनना एक सपना था। मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो मैंने नई भर्ती की आस में तो फिर से पढ़ना शुरू कर दिया और मुझे पढ़ते पढ़ते 4 साल गुजर गए। सर 2025 में फिर यूपीएसआई की भर्ती आई
और ये चीजें 2025 में भी देखने के लिए मिली। सर यूपीएसआई के अंदर स्कोर कार्ड तक रिलीज नहीं करते हैं। मैंने परीक्षा दी है, मुझे ये नहीं पता चल पाता है कि मेरे रॉ मार्क्स कितने हैं और मेरे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितने हैं, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है। तो वो नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया अपनाते हैं, ये तक नहीं बताते हैं कि कौन सा नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला उन्होंने यूज किया है। जो यूपीपी आरपीवी जो पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति भर्ती बोर्ड है सर, ये अकाउंटेबिलिटी इसकी फिक्स करने वाला कोई नहीं है। हमने तमाम प्रयास कर लिए, जनता दरबार चला गया, मैं इनके कैबिनेट मंत्रियों को ज्ञापन दे लिए, उल्टा इन्होंने मेरे को पकड़ के जेल में डाल दिया। मेरा गुनाह अपराध सिर्फ इतना था कि मैं इनके जनता दरबार योगी जी से मिलने चला गया। सर ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला नहीं बताते हैं, ये खुद तय करते हैं कि किस अभ्यर्थी के मतलब मार्क्स बढ़ा करके अंदर लेना है और किस अभ्यर्थी को बाहर करना है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का भर्ती बोर्ड तय करता है। इनको क्या दिक्कत है? अगर ये फेयर भर्ती कराते हैं तो इनको नॉर्मलाइजेशन देना चाहिए। सर मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जो नॉर्मलाइजेशन है ये पेपर लीक से ही बड़ा स्कैम है, क्योंकि इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने वाला नहीं है। ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जारी नहीं करते हैं, ये सिर्फ नॉर्मलाइजेशन डेटा नहीं देते हैं, इनको खुली छूट मिली हुई है। मेरा नाम अविनाश है, मैं इन्हीं छात्रों में से कोई एक जरूर हूं। चूंकि मैं ये कह सकता हूं सर कि मैंने अपनी तैयारी 2018 में शिक्षक भर्ती के लिए की थी। 2018 से आज तक मैं उसी की तैयारी कर रहा हूं। क्यों? सरकार के पास जगह खाली है, फिर भी वैकेंसियां नहीं दी जा रही हैं। उसके बाद ये होता क्यों है सर? ये सरकार की मानमानी है। इसमें सरकार अगर चाहे बच्चों से कि वैकेंसियां दे प्रॉपर तरीके से चलती रहे। हम लोग ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं एक डिमांड कर रहे हैं। 2018 से लेकर आज तक कई सारे धरना प्रदर्शन, कई सारे ज्ञापन ये दिए हैं। उसके बाद दूसरा मुद्दा ये कि 2022 से ही मैं यूपी टेट की तैयारी यूपी SSS आयोग से करता हूं। यूपी SSS आयोग 2022 से मैं तैयारी कर रहा हूं और उसकी भर्तियां आज भी ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूं कि कम से कम 9 से 10 वैकेंसियां आज तक क्लियर नहीं हुई है। और उसमें से बहुत सारी वैकेंसियां जिसके लिए हम लोगों ने लाठी खाई, ज्ञापन दिया, लोगों से जाके मिले कि हमारी दर्द, हमारे दुख को समझा जाए, लेकिन आज तक सरकार के कान में ये बात पहुंची नहीं है। इसमें से बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो उस चीज से पीड़ा में ग्रसित हैं। और बताइए। और सर ये है कि देखिए हमारी कुछ मांगे हैं, आपसे भी है, सरकार से भी है, कि ये जो जितनी वैकेंसियां हैं उसका एक प्रॉपर कैलेंडर तैयार कर दें। आप चुनाव कराते हैं, 3 महीने में रिजल्ट देते हैं, आप हमारा रिजल्ट 5 साल में नहीं दे पा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारी वैकेंसियों का यूपी SSS स्पेशली कोई स्कोर कार्ड नहीं जारी करता है मेंस का। अगर उनको कुछ भी करना होगा वो रोल नंबर दे देंगे। मतलब अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जी एग्जैक्टली यही चीज है। आपने लाखों रुपए लगाए होंगे पढ़ाई में। जी सर, 2018 से आज तक। हाँ जी। और आपका एक्सपेक्टेशन था कि इस पैसे से, शिक्षा से आप आगे बढ़ पाओगे। जी सर एग्जैक्टली। अब आपको क्या लग रहा है? अब क्या आपका प्लान क्या है? सर अब प्लान ये है कि हम भर्तियों का इंतजार करते हैं और क्या पता अगली पंचवर्षीय भी बीत जाए, इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। और फिर 3-4 बार एग्जाम करते हो, बीच में पेपर लीक हो जाता है। सर ये इशू तो बहुत सारे हैं। अभी एक यूपी PSC का था, RO का, मैं खुद उसका अभ्यर्थी था। एक बार पेपर हुआ, दोबारा पेपर लीक हो गया था, फिर उसके बाद दोबारा हुआ वो पेपर। लेकिन वो जो हमारा टाइम गया वो हमें कौन देगा? बिल्कुल, जो हमारा टाइम गया, हमारा पैसा। आपका पेपर लीक हुआ, आपको क्या फीलिंग आई? अंदर क्या लगा आपको, यार ये क्या हुआ, क्या करे, क्या? मतलब ये होता है ना सर, कभी कभी एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ, उस 10 बाई 10 के कमरे में कभी आप बैठ के सोचिए कि अगर हमारा पेपर लीक हो गया, हम किससे बात करें अपनी? किसको अपना मुंह दिखाएं कि यार अब मेरा इस बार नहीं हुआ, पेपर लीक हो गया, मैं किससे जाके कहूँ? प्रयागराज में राहुल गांधी संबोधित कर रहे हैं, छात्रों से संवाद कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। बसपा प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले को लेकर के सभा पर तीखा हमला बोला है।
शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बसपा सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की नीति पर चलने वाली सर्व समाज हितैषी अंबेडकरवादी पार्टी है और उत्तर प्रदेश में 4 बार इसी आधार पर सरकार चला चुकी है। मायावती ने आरोप लगाया कि सपा अपनी संकीर्ण जातिवादी राजनीति और चुनावी स्वार्थ के कारण समय समय पर अपना रंग बदलती रहती है। उन्होंने कहा कि सपा पहले पीडीए में पी से पिछड़ा प्रचारित करती थी, लेकिन अब अपर कास्ट खास करके ब्राह्मण समाज के बसपा से तेजी से जुड़ने और पार्टी द्वारा उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने से विचलित होकर के पी से पंडित करने लगी है। उन्होंने इसे सपा के राजनीतिक छल और छलावे का प्रमाण बताया है। मायावती ने कहा कि ऐसी राजनीति से किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए लाभ मिल सकता है, लेकिन पूरे समाज का भला नहीं हो सकता। बसपा प्रमुख ने सब समाज के लोगों से ऐसी राजनीति से सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि संकीर्ण जातिवादी राजनीति से सतर्क रहना समय की मांग और सर्व समाज के हित में है। बढ़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को क्षेत्र और मोर्चा प्रभारियों के नामों की घोषणा की है। इसमें 13 नए चेहरों को शामिल किया गया है। इसमें कई बड़े नाम शामिल हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर की नियुक्तियां काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। भाजपा ने प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को संगठनात्मक स्तर पर और धार देनी शुरू कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पार्टी के 6 क्षेत्रों और 7 मोर्चों के लिए प्रभारियों की घोषणा कर दी है। तो बीजेपी की तरफ से अपने प्रभारियों की सूची जारी कर दी गई है। क्षेत्रीय प्रभारी, बूथ प्रभारी और जिले के प्रभारियों की सूची जो है वो जारी कर दी गई है, जिसमें ये सूची हम आपको दिखा रहे हैं। प्रभारियों के नाम की सूची यूपी बीजेपी की तरफ से जारी कर दिया गया है। मोर्चा और क्षेत्र प्रभारियों के नाम इसमें दी गई हैं। पदाधिकारियों की घोषणा कर दी गई है। देश के उत्तर में बस इतने खबरें लगातार जारी हैं।